बेस हम लोगों का मजबूत होना चाहिए। अगर किसी विद्यालय में आप पढ़ते हैं तो जो भी आपके पाठ्यक्रम होते होंगे, देखते होंगे, उसमें उदाहरण और सिंटेक्स पे पहले जो कि फोकस किया जाता है कि अगर आपके सूत्र सही होंगे तो गणित या फिर जो भी सवाल आपके सामने आएंगे उस सूत्र के आधार पे आप हजारों सवाल को लगा सकते हैं। उसी तरह से हमारी टेक्निकल एजुकेशन में भी अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक ही टॉपिक 10 बार मिल रही है पढ़ने के लिए तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही टॉपिक पे हमें 10 बार चर्चाएं होंगी और वो 10 चर्चाएं 10 तरह की होंगी। तो उसको आप लोग आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे से समझेंगे और उसे फिर से दोहराएंगे, ताकि आने वाले समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप असफल ना हों। क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी से अनुभव लेना है तो असफल व्यक्ति के साथ बैठिए, क्योंकि असफल के साथ बैठेंगे तो उन सभी कमियों के बारे में आपको पता चलेगा, और सफल व्यक्ति के पास बैठेंगे तब आपको उन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो आपको अभी सुबह के टाइम में या फिर जो पिछला क्लासेस चला उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है। उसी डिवाइस को आगे बढ़ाते हुए अगला क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो आपको बताया जाएगा जैसे कि इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के भाग बताए जा रहे थे। उसमें आपका पहला टॉपिक था इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में पिछली चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं कीबोर्ड के बारे में। बस थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। स्कैनर के बाद हम लोगों का अगला टॉपिक जो है आ गया VCR। ठीक है, VCR के बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे MICR, और MICR के बाद थोड़ा सा जानेंगे हम लोग OCR। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और इस सत्र में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके हाई स्कूल इंटर में, आप लोगों को पता होगा कि इसी बेस पर आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो इसके विषय में भी थोड़ी चर्चा हो जाए, टेक्निकल एजुकेशन में भी हो जाएगा और आपके पाठ्यक्रम में भी कुछ अनुभव मिल जाएगा। तो जानते हैं VCR क्या होता है। VCR को जो है हम कहते हैं बार कोड रीडर। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इन सभी इनपुट डिवाइसेस में कुछ कॉमन वर्ड आएगा। वो कॉमन वर्ड हम लास्ट में आपसे पूछेंगे क्या है। बार कोड रीडर होता क्या है? बार कोड रीडर ये होता है, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे वस्तु होती हैं, जो भी आप सामान खरीदते होंगे, बेचते होंगे, उस पर कुछ लाइनिंग बनी होती हैं ऐसे। बार का मतलब क्या होती है? लाइन। ठीक है, तो यह लाइन क्रमबद्ध रूप में लगे होते हैं, और यह विशेष प्रकार का एक कोड होता है। क्या होता है? कोड होता है। इस कोड को हम लोग नहीं पढ़ सकते, कोई मानव नहीं पढ़ सकता, कोई और व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। तो इसे पढ़ने के लिए हम बार कोड रीडर का प्रयोग करते हैं। और बार कोड रीडर से मतलब क्या होता है? इस प्रोडक्ट के विषय में जो भी जानकारियां होती हैं वह इस बार कोड में छिपी होती हैं। अब क्या क्या हो सकता है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस थोड़े से समय में समझिए कि उस वस्तु का 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। कोई भी आप सामान खरीदिए, मार्केटिंग करिए, कुछ भी करिए, अगर खाने पीने वाली वस्तुएं हैं तो अहम चीज़ से आपको इस कोड पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो आप जो भी वस्तु खरीदिए या फिर बेचिए, उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देखिए कि उसका वैल्यू क्या है, यानी कि उसका RS कितना है, कितने रुपए का उस मूल्य है उसका। दूसरी चीज़ यह कि यह वस्तु किस समय बना हुआ है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसमें आपको मिल सकता है। तीसरा नंबर,
वह वस्तु की वैलिडिटी कितनी तक की है, यानी कि एक्सपायरी डेट कब तक का है। अगर कोई वस्तु हम ले लेते हैं कि 1 जनवरी 2022 में जो है कि आपका ये एक्सपायर हो जाएगा, हमने उसे 3 जनवरी को खरीदा और घर पे आके इस्तेमाल कर लिए, तो इस्तेमाल होने के बाद तुरंत उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर ही पड़ना है, और स्वास्थ्य से बड़ा कोई चीज़ होता नहीं है। तो स्वास्थ्य को बचाना है तो पढ़ाई देखना है, और पढ़ाई के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बचाना है। तो स्वास्थ्य कब देखेंगे, कब सही रहेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इन दोनों चीज़ों को आप लोग समझेंगे और जानेंगे। तो बहुत सारी वस्तुओं पे लिखा होता है डायरेक्ट, जो हम पढ़ सकते हैं, और जहाँ पे बारकोड के अंदर अगर छिपा हो तो उसको पढ़ने के लिए हम बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, MICR क्या होता है। MICR को कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे हम लिखते हैं। तो MICR का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आप लोगों ने जो है कि बैंक में भी गए होंगे, बैंक में देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है कि बैंक में चेक जमा करने आते हैं, ताकि उस चेक के माध्यम से जो भी उसका अमाउंट वगैरह है वो हमारे खाते में क्रेडिट हो जाए, डेबिट हो जाए, जो भी हो, है ना। तो इसको में उस चेक बॉक्स में क्या होता है, ये चेक हो गया। इस चेक में ध्यान दीजिएगा कि सबसे नीचे कुछ यहाँ पे अंक लिखे होते हैं जिसे हम कोड कहते हैं, चेक कोड। ठीक है, तो इस चेक के कोड को जो इंक से वो छपा होता है वो एक विशेष प्रकार का इंक होता है, और इस इंक का प्रयोग केवल बैंक के चेक पर उस कोड को लिखने के लिए किया जाता है। अब ये बताइए, जब यह चेक हमारे पास आया, अब हमारे पास जो कि दिन भर में सैकड़ों चेक आ रहे हैं बैंक में, तो सभी चेक को हम तत्काल में रीड नहीं कर सकते, उसको इकट्ठा रखते हैं लोग। रखने के बाद क्या होता है, इस चेक के कोड को कंप्यूटर में फीड करना होता है। अब कंप्यूटर में फीड करेंगे तो जहाँ पे सैकड़ों चेक हैं, दिन भर में एंट्री करने में भी तो समय लगेगा, समय के साथ साथ त्रुटियां होने की भी संभावनाएं होंगी। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम MICR का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि हजारों चेक अगर आ गए, सैकड़ों चेक आ गए, तो सबकी एंट्री करने के लिए इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को लेंगे और एक एक बार में क्लिक करते चले जाएंगे। तो त्रुटियां होने की भी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं वहाँ पर, और आपके समय का भी उसमें बचत हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसको मैग्नेटिक इंक क्यों कहते हैं। तो मैग्नेटिक इंक क्या, इंक मतलब स्याही और मैग्नेट मतलब चुंबकी। कौन सा स्याही है जो चुंबक से पकड़ा जाएगा, मालूम है? कोई स्याही नहीं है ऐसा। बट जिस इंक का प्रयोग करते हैं, जिस स्याही का प्रयोग करते हैं, उस स्याही के अंदर आयरन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आयरन पार्टिकल्स मतलब कि लोहे के सूक्ष्म कण उस इंक में मिला होता है। क्यों? क्योंकि उसके धोखाधड़ी से हम बच सकें। अब ये जो मैग्नेटिक इंक होता है आम आदमी को मिलता नहीं है, ये गवर्नमेंटेड सर्विस है। तो गवर्नमेंटेड सर्विस में ये जो है उन्हीं को मिलता है जो बैंक के अथॉरिटी होते हैं। तो उसके माध्यम से इस इंक के द्वारा जो है इस कोड को हम लिखते हैं, ताकि इसको हम केवल इसी रीडर मशीन के द्वारा हम इसे पढ़ सकें और जान सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया OCR। OCR क्या है? OCR को हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आप लोगों ने देखा होगा या फिर पहले सुना भी होगा। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं
उस परीक्षाओं में आपके जो है कि ऑप्टिकल मार्क को रीड करने के लिए या फिर आंसर शीट जो मिलता है, वह आंसर शीट में इस तरह के कुछ प्रारूप होते हैं। ये मान के चलिए आपका आंसर शीट हो गया, ठीक है। आंसर शीट में ये आपके प्रश्न हो गए और यहाँ पर A, B, C और D और इसके नीचे जो है प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4। इसके सामने हमारे वृत्त बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं, है ना। ऐसे हमारे आंसर शीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इस तरह के हमारे आंसर शीट हमारे सामने मिलते हैं। अब इस आंसर शीट में जो स्टूडेंट अगर पहले प्रश्न का B नंबर सही है तो B वाले वृत्त को क्या करता है, क्या वो करेगा, वो फिल कर देगा, वो टोटली ब्लैक हो जाएगा, काला कर देगा उसको, ठीक। अगर दूसरे का C सही है तो C वाले वृत्त को वह काला कर देगा। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को A का कर दिया, ठीक है। तो इन सब की जांच करने के लिए, इस आंसर शीट की जांच करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ये कहता है कि आपके आंसर शीट पर दिए हुए वृत्त में अगर 4 वृत्त हैं तो 4 वृत्त में जो अतिरिक्त वृत्त होगा या डिफरेंट वृत्त होगा उसको स्टूडेंट द्वारा दिया गया आंसर माना जाएगा। अब यहाँ पे 4 वृत्त हैं, 4 में 3 एक तरह के हैं और एक उसकी असमानता हो गई, यानी वह एक उससे अलग हो गया। तो जो अलग है वही उसका आंसर माना जाएगा। तो ये काम करता है कौन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इस प्रकार से अगर हम इनपुट डिवाइसेस में देखें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, VCR, MICR और OCR आते हैं। साथ ही साथ में एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिवाइस, आपको बताते हैं। अगला जो डिवाइस होगा इनपुट जॉयस्टिक। ये सभी चीज़ें क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि इन सब चीज़ों की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न आने के आसार होते हैं। और ये जॉयस्टिक होता क्या है, आपने माउस जाना इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जान लिया, VCR, OCR, MICR जान लिया, अब जॉयस्टिक समझ लीजिए। जॉयस्टिक क्या होता है, ये हमारे कोई भी अगर 4 व्हीलर कार होते हैं तो कार में गियर्स होते हैं, उस गियर्स के आकार का ये जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक का मतलब ये हो गया कि यह चारों दिशाओं में मूव करता है। और मूव क्या करता है, यह किसी भी पॉइंटर को, इसका प्रयोग खास तौर से जो है कि हम गेमिंग वगैरह में ज़्यादा करते हैं, जो कंप्यूटर से गेमिंग खेलते हैं उस गेमिंग में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि इसके द्वारा भी माउस पॉइंटर को हम आगे करते हैं, मूव करते हैं, और हम जॉयस्टिक के द्वारा भी करते हैं। तो माउस में और जॉयस्टिक में अंतर क्या है, अंतर ये है आपको समझना होगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। जैसे अगर हम माउस का यूज करते हैं कंप्यूटर में तो इस मॉनिटर स्क्रीन पर अगर ये माउस पॉइंटर है, इंडिकेट यही करता है, तो अगर हम इस माउस पॉइंटर को जहाँ तक आगे की तरफ अगर प्रेस करते हैं तो ये माउस पॉइंटर आगे की तरफ जाएगा स्क्रीन पर। क्लियर है, अगर माउस को हम इस अक्ष से अगर आगे की तरफ जहाँ तक प्रेस करेंगे ये माउस पॉइंटर भी आगे की तरफ स्क्रीन पर दिखाई देगा कि चल रहा है। लेकिन अगर हम इस जॉयस्टिक को क्या कर दें, इसमें पुश करना होता है। यदि हम आगे की तरफ पुश कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, राइट कर देते हैं और डाउन कर देते हैं, चारों दिशाओं में जिस साइड में एक बार पुश कर दिए तो जब तक उसको हम फिर रिप्लेस स्थान पे नहीं रखेंगे तब तक वह कर्सर को आगे ही भेजता रहेगा। अगर माउस आप चलाते हैं देखते होंगे, यहाँ से उठाए यहाँ किए तो माउस पॉइंटर भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वहीं पे स्टॉप होगा। लेकिन हमारे जॉयस्टिक में ऐसा नहीं होता। अगर आपको आगे तक चलना है तो आगे की तरफ पुश कर दीजिए, आगे की तरफ चलेगा। अगर उसको रीबैक कर लेते हैं तो फिर वहीं पे स्टॉप होगा। अगर वहाँ से फिर आगे पीछे की तरफ करना है तो पीछे की तरफ चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि वो रीबैक
अपने स्थान पर ना हो जाए। तो ये हमारे जॉयस्टिक होते हैं और माउस में अंतर होता है। अब इनपुट के बाद अगर आप मान के चलिए हमारे कंप्यूटर में किसी भी डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, तो भेजने के बाद जो है वह डाटा कंप्यूटर में जाता कहाँ पे है? कहाँ पे जाता है? मेमोरी में, सीपीयू में। अब सीपीयू क्या होता है? आप लोगों ने बहुत बार इसकी जो है कि चर्चाएं सुने होंगे, जनरली सबको याद भी होगा कि इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यह क्या होता है और कितने इसके भाग होते हैं, इसको आपको समझना है। अब देखिए, थोड़ा सा हम उदाहरण की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो भी है मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा ही आविष्कार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो भी कार्य करेगा, इसका एग्जाम्पल हम मानव के ऊपर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर उदाहरण आप अच्छे से समझते हैं तो ये चीज़ें आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी के द्वारा आप इसको केवल रट सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से आपके वो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ सकता है और कभी ना भूलने वाला चीज़ हो जाएगा। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग अपने ऊपर रिसर्च करते हैं। हम लोगों के शरीर में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। पहला, हृदय। हृदय जो होता है, ये आपके शरीर का पहला भाग है जो आपके पूरे शरीर के भाग को कंट्रोल करता है। क्या करता है कंट्रोलिंग में? अगर हृदय ना हो तो आपके शरीर में रक्त प्रवाह हो सकता है? नहीं होगा। वो रक्त प्रवाह जो है सभी जगहों पे, सभी पार्ट पुर्जों में भेजने का कार्य करता है, ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से सभी जगहों पे मिलता रहे। और दूसरा भाग होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करता है? जो सभी प्रकार के लॉजिकल और गणनाएं करने में सक्षम करता है, या फिर जो भी आप निष्कर्ष लेते हैं, जो भी आप जो है कि रिजल्ट लेते हैं, परिणाम होता है, ये सब कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो इसी तरह से हमारे सीपीयू, जो हमारे कंप्यूटर का कक्ष होता है कंट्रोलिंग का, वो होता है कौन? सीपीयू। और सीपीयू के दो भाग होते हैं। पहला सीयू, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। पहला क्या है? कंट्रोल यूनिट। तो ये आपका क्या हो गया? हृदय हो गया। यानी कि कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? सीयू कर रहा है। और दूसरा भाग हो गया ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इस पे हम देखिए पीछे भी चर्चाएं कर चुके हैं कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक मतलब जो भी कंप्यूटर में गणनाएं होती हैं, गणनाओं को करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, कौन करता है? ALU करेगा। जो भी तर्क वितर्क से संबंधित होगा, ALU करेगा। तो ये चीज़ें हो गए हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो भाग। लेकिन इसमें एक भाग और महत्वपूर्ण रखता है, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो होता है कंप्यूटर की अति सूक्ष्म मेमोरी होती है। क्योंकि कंप्यूटर जो भी कार्य करता है, चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे गणनाएं करना हो, चाहे जो भी काम करना हो, वह परमानेंट मेमोरी के साथ साथ जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसमें भी अगर काम करेगा तो उसे उस डाटा को रखने का रिकॉर्ड मेंशन करना पड़ता है। तो जो रिकॉर्ड को मेंशन करने का काम होता है, जो रखने का काम होता है, वो किस में होता है? रजिस्टर में होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो हमारा कंट्रोलिंग होता है वो सीपीयू में होता है,
और CPU का जो भाग होता है वह CU, LU और रजिस्टर होते हैं। तो CU में सारे भाग को कंट्रोल करता है, सभी पार्ट पुर्जों को कंट्रोल करने का काम करेगा। LU जो होगा ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक कार्य करेगा, यानी कि गणितीय और तर्क काम करेगा। और तीसरा जो होता है रजिस्टर से संबंधित काम करता है, अर्थात जो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं उसके डाटा को सुरक्षित करने का काम करता है, जो हमारी परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी सूक्ष्म मेमोरी होती है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारे CPU की बात। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो है कि आप लोगों ने जनरली रूप से देखा होगा, यहाँ पर हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आपके जो है माउस हो गया, यहाँ पे आपका कीबोर्ड हो गया, और एक पार्ट यहाँ पे और बना रहे हैं हम, इसको बताइए आप। अगर हम इसमें से पूछते हैं जनरली रूप से कि ये क्या है, तो आप बताएंगे मॉनिटर, ये क्या है तो माउस, कीबोर्ड, और इसको बता देंगे CPU। बताते हैं CPU ना, लेकिन इसको सभी लोग कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम भी नहीं कहते, हम भी बताते हैं कि ये CPU होता है। लेकिन अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए, तकनीकी प्रमाण से देखा जाए, तो यह CPU नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके विषय में आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर कहीं पे अगर चर्चाएं हों तो इस परफॉर्मेंस को आप अपने जीवन में उतार के दूसरे को दे सकें और समझा सकें। CPU क्यों नहीं है, देखिए क्यों नहीं है बताते हैं। ये ऐसे बॉक्स होता है आपके कंप्यूटर की जगह पे, ऐसे होते हैं ना, इसे हम कहते हैं CPU। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टेक्निकल रूप से देखा जाए, तकनीकी अनुसरण किया जाए, तो तकनीकी अनुसरण के अनुसार CPU ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक डब्बा है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अंदर बोर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? बोर्ड लगा होता है। अब इस बोर्ड को हम क्या कहते हैं? इस बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, जिसे हम मेन बोर्ड भी कहा जा सकता है। इस मेन बोर्ड के ऊपर एक यहाँ पर छोटा सा चिप लगा होता है, ऐसे। ये जो चिप होता है इसको हम CPU कहते हैं, और यही CPU को प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लें, आपके पास स्मार्टफोन होगा, मोबाइल होगा, अगर उस मोबाइल के फोल्डर को ओपन कर दें हम, ऐसे अगर ओपन कर दिया जाए तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा? एक प्लेट दिखाई देगा, और उस प्लेट पर भी आपका यह चिप लगा होता है। चिप क्या है? एक प्रकार का क्या है? चिप क्या होते हैं? एक प्रकार का प्रोसेसर होता है, और वही प्रोसेसर आपके मोबाइल फ़ोन में भी लगा होता है। और यही कारण है कि कंप्यूटर का कार्य जो होता है मोबाइल भी करता है, इसलिए मोबाइल को हम स्मार्टफोन के नाम से जानते हैं। तो ये CPU नहीं है। CPU कौन है? इसके अंदर लगा हुआ बोर्ड के ऊपर जो चिप लगी होती है, जो IC लगी होती है, उसी IC को हम CPU के नाम से जानते हैं। वही CPU आगे चल के प्रोसेसर का नाम दिया जाता है। तो अगर हम देखें कि आजकल के समय में प्रोसेसर कौन सा यूज ज़्यादा हो रहा है, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप जानेंगे कि प्रोसेसर की जो इंटेल कंपनी है, INTEL, इंटेल जो कंपनी है, इसके प्रोसेसर आज के आधुनिक कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं। अगर इसका वर्जन देखा जाए तो वर्जन I आपका 3 है, I आपका 5 है, I आपका 7 है। ये सभी हमारे इंटेल प्रोसेसर के जनरेशन होते हैं, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे CPU के कुछ भाग हो गए थे। अब इसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे
तो जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ा रहे थे, जिसमें इनपुट यूनिट हो गया था, सीपीयू हो गए थे, और सीपीयू के बाद आपके सीपीयू के भाग हो गए थे, और सीपीयू के बाद अब जो होगा तीसरा पैटर्न, तीसरे में आ जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हमने इसके बारे में भी पिछले चर्चा कर चुके हैं कि जब किसी डाटा को कंप्यूटर से बाहर किया जाए, तो बाहर कैसे करते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। जब किसी डाटा को कंप्यूटर से बाहर करते हैं तो उसे हम कहते हैं आउटपुट, और जिसके माध्यम से किया जाता है उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे कि आउटपुट जो होता है वह दो रूपों से होता है। आउटपुट जो होते हैं वह दो रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? पहला जो होता है उसे हम कहते हैं हार्ड आउटपुट अथवा हार्ड कॉपी। क्लियर? और दूसरा जो आउटपुट होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट आउटपुट या सॉफ्ट कॉपी। अब इसमें देखिए, जो आउटपुट हो रहे हैं, अगर कीबोर्ड के माध्यम से आपने दे दिया कंप्यूटर में कि 2 धन 2 का गणना करें, तो 2 धन 2 को वह 4 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। अब वह जो 4 हमको आउटपुट मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वह कितने रूप में हो रही है? 2 तरह से आप आउटपुट करा सकते हैं। पहला जो आउटपुट होगा हार्ड कॉपी के रूप में होगा, और दूसरा जो होगा वह सॉफ्ट कॉपी के रूप में होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है। तो हार्ड कॉपी वह कॉपी होती है जिस पर हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग इत्यादि कार्य न कर सकें, और जो सॉफ्ट कॉपी होती है उस पर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या अदर प्रोसेसिंग कोई भी काम किया जा सकता है। जैसे हमने 2 धन 2 को प्रोसेस होने के लिए दे दिया कंप्यूटर में, तो जो इसका रिजल्ट आएगा 4, इस 4 को हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया, तो हम इसे हार्ड कॉपी निकालने के लिए प्रिंटर डिवाइस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रिंटर डिवाइस का। अगर प्रिंटर डिवाइस एक पेपर पे उस डाटा को बाहर निकाल देता है तो वह क्या हो गई? हार्ड आउटपुट हो गया, हार्ड कॉपी हो गया, जो किसके माध्यम से मिल रही है? प्रिंटर के माध्यम से मिल रही है। तो प्रिंटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसी तरह से अगर उसी 4 जो हमारा रिजल्ट है उसे हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखना है, तो सॉफ्ट कॉपी में देखने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसमें? मॉनिटर में। दिखाने का काम कौन कर रहा है? मॉनिटर। तो मॉनिटर भी हमारा क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्यूटर के भाग को जाना और समझा, जिसमें इनपुट से संबंधित चर्चाएं हुई, फिर से सीपीयू से संबंधित चर्चाएं हो गई, सीपीयू के कौन कौन से भाग होते हैं, फिर आउटपुट से संबंधित हो गए। इस प्रकार से अगर आगे हम लोग देखेंगे तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के भाग कौन कौन से हैं, मॉनिटर क्या है, उसके कौन कौन से भाग हैं, इन सभी चीज़ों पे हम लोग अगले क्लासेज में विस्तृत चर्चाएं करेंगे।